अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन तो नेफ्रोलॉजी हूँ। हमने जो सीरीज शुरू की है बेस्ड ऑन जीएफआर हम बात कर रहे थे। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। पहले हमने मोर देन 90 जीएफआर, फिर 90 से 60, फिर 60 से 30, फिर 30 से 15 सारे जीएफआर पे वीडियो बनाई है। ये उस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप अपना ब्लड का टेस्ट कराते हैं, सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं और साथ आपका एस्टिमेटेड जीएफआर ईजीएफआर 15 से भी कम आता है, 14 है, 13 है, 12 है, 9 है, 8 है, तो फिर आपने क्या करना है। अब ये स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जो आखिरी स्टेज होती है। आखिरी स्टेज का मतलब है कि अब इस स्टेज पे आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस गुर्दे फेल होने से होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता कम काम करते हैं तो पानी इकट्ठा हो सकता है। इस स्टेज में वो इकट्ठा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फ्लूइड ओवरलोड में जाने के, एडीमा होने के चांसेस इस स्टेज में ज़्यादा हैं। इसी तरह पोटेशियम ज़्यादा होने के चांसेस इस फेज़ में ज़्यादा है, फास्फोरस ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनीमिया। अनीमिया होता है कि आप में हीमोग्लोबिन कम हो गई है क्योंकि गुर्दे का हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं, उसकी कमी हो जाती है जिससे फिर हड्डियां जो है आपकी वो ब्लड नहीं बना सकती, तो अनीमिया ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से जो जिस्म में फाजल मादों की एक्यूमुलेशन है जैसे यूरिया क्रिएटिनिन है, इनका लेवल बढ़ जाता है, एसिडोसिस ज़्यादा हो जाता है, बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ मैंने बताया था एक हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन, उसका लेवल और ज़्यादा हो सकता है, विटामिन डी का लेवल और कम हो सकता है और इसमें फिर अलामत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। यही सारी चीज़ों की वजह से जो इसकी बड़ी बड़ी अलामत होती हैं वो वही होती हैं जो गुर्दे फेल होने की होती है। मैंने कई दफ़ा बताई हैं, जैसे आपको थकावट हो सकती है, पेशाब आपको कम या ज़्यादा आ सकता है, सोज बढ़ सकती है, कुछ लोगों को ख़ारिश होती है, कुछ लोगों की स्किन में ड्राइनेस होती है, रंग अगर आपका रेड सा है, सुर्खी माइल है तो वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे स्वेलिंग, पेरीऑर्बिटल एडीमा भी हो सकता है। कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है, उनको भूख ज़्यादा नहीं लगती, उनका वज़न भी कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितना आपका जीएफआर कम है। जैसे जैसे जीएफआर कम होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो आपका जो है ना जीएफआर अगर फॉर एग्जांपल 5 है तो ये सारी अलामत और ज़्यादा होंगी, अगर 14 है तो ये सारी अलामत कम होंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन जीएफआर ये सारी सिम्टम्स अलामत इस स्टेज में बढ़ती चली जाती हैं और गुर्दे फेल होने का चांसेस बढ़ता चला जाता है। ये जो स्टेज 5 है इसको आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सीकेडी स्टेज 5 कहते हैं और एक 5D कहते हैं। 5D का मतलब है कि आपकी इन अलामत की वजह से, यूरीमिया की वजह से, यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा होने से आप डायलिसिस पे चले गए हैं। तो स्टेज 5 में ही कुछ लोग डायलिसिस पे जाएंगे और स्टेज 5 में कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायलिसिस का वेट कर रहे होंगे। इसमें तो नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना मस्ट होता है। अगर आप किसी वजह से पहले नहीं दिखाते रहे तो इस स्टेज में इसलिए मस्ट हो जाता है कि इसमें आपने बड़े बड़े फैसले करने हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि आपका प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो डायलिसिस पे चले जाते हैं और कई साल डायलिसिस कराते रहते हैं, फिर ख्याल आता है कि अब गुर्दा चेंज करा लें। तो गुर्दे की प्रबंधकारी ट्रांसप्लांट पहले ही हो सकती है, बिफोर इवन यू गो ऑन डायलिसिस। डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, अगर किसी वजह से आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं या डोनर नहीं है या कोई और इशू है, तो फिर डायलिसिस की प्लानिंग करनी होती है कि कौन सा डायलिसिस आपका होना चाहिए। हीमोडायलिसिस कराना है, पेरिटोनियल डायलिसिस कराना है। अगर कोई बहुत बूढ़ा बंदा है, बेड रिडन सा है और फैमिली चाहती है कि इनका डायलिसिस हो ही ना होना ही नहीं चाहिए, तो फिर कंजर्वेटिव अप्रोच भी होती है। उसमें ये होता है कि आप दवाइयों से, डाइट से, चीज़ों से सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि डायलिसिस हमें करने की ज़रूरत ही ना पड़े। डाइट का रोल इस स्टेज में और ज़्यादा हो जाता है। वो इस वजह से ज़्यादा हो जाता है कि अब आपका पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा पोटेशियम वाले, ज़्यादा फास्फोरस वाले खाने आप अवॉइड करते हैं। प्रोटीन आप अभी भी कम लेते रहते हैं ताकि जितना भी गुर्दा या जो भी कंडीशन में है, जितनी भी देर चल सकता है वो चल सके। जो खून की कमी के टीके हैं या दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर और ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाता है और कभी कभार आपको जो डायरेटिक लेसिक्स जैसे फ्रूसामाइड वगैरह है एडीमा के लिए, उनकी ज़रूरत और बढ़ जाती है। चूँकि मैदे की अलामत भी होती है, मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, तो फिर
उसकी दवाइयाँ भी चाहिए हो सकती हैं। मैदा प्रॉपर खाना हज़म नहीं करता। कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट, कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे आप लोग मोटिलियम वगैरह लेते हैं वो चाहिए हो सकती हैं। जो एसिड कम करने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपकी डाइट रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ केसेस में आप पानी भी थोड़ा कम ले रहे, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। इसमें बहुत बड़ा ये कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका GFR 15 से कम है तो आपने डायलिसिस पे जाना है। अभी भी चांस होता है कि आप समझें कि 1 से लेके 3 साल तक गुजर सकते हैं इस स्टेज में बिफोर यू गो ऑन डायलिसिस, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 14 GFR पे डायलिसिस चाहिए होता है, कुछ 5-6 तक भी वेट कर सकते हैं। तो ये सबसे आखिरी स्टेज है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, इसकी ट्रीटमेंट मुश्किल होती है, इसमें प्लानिंग करनी होती है, फैसले करने होते हैं। तो इस स्टेज पे नंबर 1 आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, नंबर 2 आपकी मेडिसिन एडजस्ट होनी है, नंबर 3 डाइट में और बेहतरी लानी है, और फिर आपको जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है आपकी दवाइयाँ भी इस लिहाज से एडजस्ट करेगा कि हो सकता है ऐसी दवाइयाँ जो पोटेशियम या क्रिएटिनिन बढ़ाती हैं, जैसे अगर कोई बंदा लोसार्टन या वेलसार्टन ले रहा है, इस स्टेज में कम या होल्ड करनी पड़ती हैं। कुछ दवाइयाँ इस स्टेज में दे ही नहीं सकते जो आप पहले ले रहे होते। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है जिसको सिर्फ एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट ही मैनेज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।